मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज इनर्ट गैसेस पढ़ेंगे। तो इनर्ट गैसेस के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी गो, तो जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे तो मुझे यहाँ पे भी पता चल ही जाएगा, ऐप पे पता चल जाएगा दैट वी आर लाइव। एक बार देख लेते हैं। यस यस, वी आर लाइव। तो चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब आप एक बार जल्दी 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 से आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे इसके आगे की कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम लोग हैलोजेंस को पढ़ेंगे, इनर्ट गैसेस को पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली ग्रुप 16 को तो मैं डिटेल में आपको कराऊंगा ही। जितना भी बाकी था ग्रुप 16 डिटेल में मैं आपको कराने वाला हूं। तो सारे के सारे 2025 वाले बच्चे एक बार गुड मॉर्निंग बोलिए, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। आनंदिता एंड एवरीवन फटाफट से जल्दी शुरू कीजिए बच्चों। यहां पर देखिएगा, आज प्रॉपर एनिमेशन के साथ में, आप लोगों को एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। एंड यू विल फील डिलाइटेड कि यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितनी डिटेल में एनिमेशंस के साथ में आपको पढ़ाया जा सकता है। तो चलो एक बार देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। वंदना, नवजोत कौर जुड़ चुकी हैं। नवजोत कौर के साथ में नवजोत वेयर आर यू फ्रॉम, बेटा कहां से हैं आप। इसके अलावा दीपिका जुड़ चुके हैं। दीक्षा डांडा सोनीपत समालखा से हैं। इसके अलावा यहां पर वंदना गुप्ता कानपुर से हैं, तो कानपुरिया भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रवीण कुमार शर्मा लखनऊ से हैं, तो लखनऊ से जुड़ चुके हैं। और कौन कौन है, जल्दी 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 से एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए सारे के सारे बच्चे, और मुझे बताएंगे। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। ये रहा आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो कितने प्यार से इसे पढ़ा जा सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा कुछ रह गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। यानी ये क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव होता है और पोलोनियम मिनिमम रिएक्टिव होता है। हालांकि पोलोनियम कैल्कोजेंस में नहीं आता है फ्रॉम वाह बेटा वाह नवजोत। हाँ चलिए ओके। तो नवजोत बोल रहे हैं कि अटारी बॉर्डर से हैं पंजाब में। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए पंजाब से हैं, तो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है ना। नवजोत आई एम फ्रॉम इंडिया, वाह, तो यू मेड माय डे। अब नेक्स्ट की तरफ आगे जल्दी से अक्षत शर्मा से शायद बात हो रखी है, लेकिन मैं भूल गया हूं कि अक्षत कहाँ से है। शायद अक्षत है, एक मिनट रुको, अक्षत शायद होनोलुलु से है। तो अक्षत फ्रॉम होनोलुलु। तो यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और पोलोनियम की सबसे कम होती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा बच्चों, ये बात याद रखना है, इसमें क्या होती है, यहां पर ये क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव, और यहां पर क्या होता है, मिनिमम रिएक्टिव। हालांकि रेडियो एक्टिव होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ और बढ़िया। अब हाइड्राइड के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, H2M फॉर्मूला आ जाता है। H2M फॉर्मूले में अगर हम लोग बात करें, M क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर। यहां पर देखिए, अच्छा शर्मा जी जयपुर से ही हैं, तो भाई रैंक प्लस तो जयपुर में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है शर्मा जी। अब इधर देखिएगा, तो H2S H2M, तो H2O H2S H2SC H2T H2PO। तो याद रखिएगा M की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, ये हो सकती है। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, ऑल दीज हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये सारे के सारे हाइड्राइड कोवेलेंट होते हैं, यानी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर कोवेलेंट। ऑल आर कोवेलेंट, सारे के सारे कोवेलेंट ही होते हैं। ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड, सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। ये रहा आपके लिए ओके सुमेर कुमार, मैं अच्छा हूं सुमेर, आप कैसे हैं, पहली क्लास है आपकी, मजा आएगा। देखो आराम से पढ़ना बैठ के,
ये भूल जाना कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, क्योंकि ग्रुप में पी ब्लॉक का यही फायदा है सुमेर, कि आपको अगले पार्ट में पिछले पार्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां से इस क्लास का पिछली क्लास से ज्यादा लेना देना नहीं है। वैसे मैं बता दूं आपको नवजोत कि मैं गुरदासपुर में पढ़ा चुका हूं, गुरदासपुर में मैं पढ़ा चुका हूं। नारायणा के स्कूल्स में प्रोजेक्ट चला करते थे। नारायणा के स्कूल के जो प्रोजेक्ट थे वो पठानकोट में और गुरदासपुर में दोनों में थे, तो और जम्मू में भी थे। तो मैं गुरदासपुर और पठानकोट 15 डेज के लिए जाता था, बट दैट वाज इन 2007। आप सोचो तब आप बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो तब मैं गुरदासपुर में और पठानकोट दोनों में पढ़ा चुका हूँ। तो मेला देवी कालरा ये था उसमें पठानकोट में पब्लिक स्कूल, और एक गुरदासपुर का था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ब्लू समथिंग ब्लू स्टार कुछ क्या था स्कूल। तो चलिए सुमेर जल्दी से आगे बात करेंगे। तो ये रहा आपके लिए बच्चों। अब जल्दी तो इधर देखिएगा, ब्यूटीफुल प्लेस है बेटा गुरदासपुर, नहरें काफी सारी हैं। तो चलिए यहां पर देखिएगा हमारे पास ये आपके लिए, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूले से आगे बढ़ जाइएगा जरा एक बार। हाइड्राइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इन हाइड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यहां पर देखो ये हमारे पास बॉन्ड एंगल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं H2O की बात करूं तो यहां पर देखिएगा बॉन्ड एंगल, अगर मैं किसकी बात करूं H2S की, इन दोनों को सबसे ज्यादा कंपेयर करना है अपन ने। तो इन दोनों को सबसे ज्यादा अपन ने कंपेयर करना है। तो यहां पर देखो बॉन्ड एनर्जी कितनी है 498, यहाँ पे 368, यहां पर देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट 373, यहाँ पे 21। ये क्या है, लिक्विड है, और ये हमारे पास क्या है, गैस है। ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास क्या है, गैस है। मतलब अगर हम बात करें इन दोनों में तो वाटर लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि सुमेर H2S क्या होती है, यहाँ पर H2S इज अ गैस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो नीचे जाने पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन वाटर का सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस वजह से वाटर का सबसे ज्यादा होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, H2SC में आ जाइए। H2SC में देखो, H2SC में बॉन्ड एंगल 91 डिग्री का है और ये 231 केल्विन पे आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग बात करें किसका, H2TE, H2PO की जरूरत नहीं है हमें, H2TE का कितना होता है, 271 होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो, मिस्टर घोष आप भी ध्यान दीजिएगा, सुमेर आप भी ध्यान देंगे, घोष बाबू आप भी ध्यान देंगे, दीक्षा, वंदना, घोष, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये छोटी से छोटी बात पे आपने ध्यान जरूर देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। आप देखो इसका कितना है, 231। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, पिछली स्लाइड पे अगर मैं जाऊं और मैं बात करूं H2S की, तो H2S को आप देखो 213 है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। जरा एक सेकंड के लिए देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे। सबसे कम आएगा H2S का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आता है H2SE, उसके बाद आता है H2TE, H2TE के बाद आता है वाटर। तो याद रखिएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस है। यानी बाकी सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके सामने ऑल आर गैसेस एक्सेप्ट वाटर। वाटर लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी से मुझे बताएंगे ये बात आप लोगों को क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ते हुए बच्चे, हाइड्राइड की प्रेपरेशन, क्या हाइड्राइड में इतना ही काफी होगा बच्चों? क्या जो हमने पढ़ा है हाइड्राइड्स में इतना ही काफी होगा या हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा? जल्दी से बताइए, क्या इतना काफी है जितना हमने हाइड्राइड्स में पढ़ा है, या हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा? इसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर ली, क्या आप में से कोई मेल्टिंग पॉइंट बता सकता है? चलिए जल्दी 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 से आप लोगों में से कोई भी जल्दी से बताइएगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक सेकंड के लिए आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए सुमेर, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर?
मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाता है H2S सबसे कम, उसके बाद आता है H2SE, उसके बाद आता है H2TE और उसके बाद आता है H2O। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर H2S, देन H2SE, देन H2TE, उसके बाद आता है H2O। अगर बात करें बच्चे यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल में हमारे पास क्या आ जाता है, H2O सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है H2S, फिर आता है H2SE, फिर आता है H2TE। हालांकि ये गलत हो जाएगा, इन तीनों के बॉन्ड एंगल तो लगभग बराबर होते हैं, 90 से 92 के बीच में होते हैं। इन तीनों के बॉन्ड एंगल लगभग बराबर होते हैं, यानी कोई गैप नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखिएगा, वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम होती है, उसके बाद आता है H2S, उसके बाद आता है H2SE, उसके बाद आता है H2TE। याद रखिएगा इन दोनों के लिए नेगेटिव होती है और इन दोनों के लिए पॉजिटिव होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये बात याद रखिएगा। अगर बात करें बॉन्ड एंगल हम पढ़ चुके हैं, रेड्यूसिंग नेचर की बात करें या एसिडिक नेचर की बात करें, किसकी बात करेंगे, एसिडिक नेचर की। अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो एसिडिटी के बारे में बात करेंगे तो H2O सबसे कम न्यूट्रल होता है, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE और सबसे लास्ट में आता है H2TE। ये बात याद रखिएगा। रेड्यूसिंग नेचर की बात भी कर लेते हैं। रेड्यूसिंग नेचर में क्या आ जाता है, H2O सबसे कम, H2S उससे ज्यादा, H2SE उससे ज्यादा और H2TE सबसे ज्यादा आ जाता है। तो मुझे यहां पर 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, आप लोगों को भी 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हो तो मुझे बताइए जल्दी से। देखो सीरियसली पढ़ना है, जितना रद्दी चैप्टर उतना सीरियसनेस के साथ पढ़ना पड़ेगा। जितना अच्छा चैप्टर उतना आप फ्री स्टाइल में पढ़ सकते हो, लेकिन जितना रद्दी चैप्टर आपको मिलेगा उतना डिटेल में आपने उसे पढ़ना है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आएगा उसे करने वाले बच्चे बहुत कम होंगे। तो इसलिए आपको आपके लिए ज्यादा सीरियसनेस वाला फंडा आ जाना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप मुझे बताइएगा जल्दी से। अगर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर या वॉलेटिलिटी की बात भी करें तो अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ है वॉलेटिलिटी के ऊपर, तो वॉलेटिलिटी का ऑर्डर बताइए जरा एक बार, क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में लिख के सब लोग। वॉलेटिलिटी किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, H2S की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। H2S की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। H2S सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो। उसके बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा H2SE आ जाएगा। H2SE के बाद क्या आ जाएगा, H2TE आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होता है, ये क्या आ जाता है H2O। ये क्या होता है बच्चों, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होता है वोलेटिलिटी, यानी वोलेटिलिटी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा उल्टा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों विदाउट हेजिटेशन आपने जवाब दे देना है। बताइए मुझे कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, सेम एज बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बिल्कुल आसान है बच्चे, क्लियर है। रेड्यूसिंग नेचर, वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स होता है, यानी जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वोलेटिलिटी उतनी कम होगी, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आप याद रखिएगा। ये छोटी से छोटी बात को आपने दिमाग में डाल के रखना है। इजी हो गया, चलिए हटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका। सुमेर इसका स्क्रीनशॉट सारे के सारे बच्चे लेंगे। घोष बाबू, बाबू मोशाय, तो वो घोष जल्दी से, सुमेर, नवजोत, वंदना, दीक्षा, दक्ष पटेल, सभी लोग जल्दी से एक बार फटाफट से। जितना बेकार टॉपिक उतनी डिग्री ऑफ सीरियसनेस होनी चाहिए पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, तभी बात बनेगी। क्योंकि यहां पर सब बच्चे इग्नोर करेंगे, आप इसे सीरियस ले गए तो आप टॉप 99 परसेंटाइल में तो पहले ही आ गए। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। प्रेपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में अगर बात करें तो देखो जरा, हाइड्राइड्स की, वाटर का तो हमें पता है सीधे सीधे बर्निंग हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, सीधे सीधे आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किसके बारे में, यहां पे देखिएगा H2SC, H2T, एसिड्स को सल्फाइड के ऊपर डालोगे तो सेलेनाइड और टेलुराइड के ऊपर डालोगे। देखो ये सल्फाइड है, H2SO4 डालते ही H2S बन जाएगा।
अगर मैं सेल्यूराइड, यानी यहां पर देखिएगा सेलेनाइड बोलते हैं इसको, यहां से क्या बन जाता है H2SC। अगर टेल्यूराइड होगा तो कहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये बात याद रखनी है, शेप ऑफ H2M इज एंगुलर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली sp3 होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ वाटर में होता है, बाकी में भी आप बोल देंगे, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन बाकी में होता नहीं है। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो वाटर क्या हो जाता है बच्चों, जल्दी से बताओ। वाटर इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड, व्हाइल अदर हाइड्राइड्स आर कलरलेस पॉइजनस गैसेस। अगर आपने याद रखेगा, और इनमें से बड़ी अच्छी बदबू आती है, बहुत सुंदर बेहतरीन बदबू आती है। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को सूंघेंगे तो मजा आ जाएगा, बस जैसे आता है ना वो जागते रहो, वैसे मन करता है बस सूंघते रहो। हाइड्रोजन, इसको बच्चों डाई हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस को जब आप सूंघते हैं तो बहुत मजा आता है, इसमें से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है जो कि सड़े हुए अंडे में से आती है। आप अंडे को फोड़ के 2-3 दिन तक रख दीजिए, जो उसमें से खुशबू आती है ना, घर में चारों तरफ आप जिधर भी जाएंगे आपको वही फ्रेग्रेंस आएगी, फूलों की खुशबू चारों तरफ, वही खुशबू इसमें से आती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, या जैसे आप 10-15-20 दिन तक बिल्कुल ना नहाएं, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें, तो जो फ्रेग्रेंस आएगी वो फ्रेग्रेंस इसमें से आती है, सड़े हुए अंडे की इसमें से खुशबू आती है। खुशबू इतनी अच्छी खुशबू है कि बस सूंघते जाओ सूंघते जाओ सूंघते जाओ। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। अगर हम हाइड्राइड के बारे में बात करें तो इनकी वॉलेटिलिटी, ये टी पीछे शिफ्ट कर गया है बच्चों, इनकी वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के वाटर हैज लो वॉलेटिलिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिंग्स एसोसिएशन। तो वॉलेटिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये बात याद रखिएगा। वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, जल्दी से बताएंगे सुमेर। वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो प्लीज मुझे बताइएगा जल्दी से। तो ये रहा, वाटर हैज लो वॉलेटिलिटी एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिंग्स एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, चार वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ ऐसे एसोसिएट करा देगी। तो जब हम हीट देंगे तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, उसके बाद इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। चलिएगा, तो मिस्टर कुमार बाबू मोशाय फ्रॉम बंगाल, आप जल्दी से मुझे बताएं, हरियाणा वासी गुरदासपुरी, इसके अलावा और कौन कौन है। सुमेर कुमार जल्दी से बताएंगे, और जयपुरिया मिस्टर अक्षत भी बताएंगे। ये रहा आपके लिए, H2S has high volatility as there is no hydrogen bonding present। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2SE ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मासेस ऑफ हाइड्राइड्स, लेकिन वाटर की सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हुए हाइड्राइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन किसमें बच्चों, जो ये नॉन मेटल है और H डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2SE। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, ऐसा आ जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करता चला जाता है। हाइड्राइड्स के बारे में बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाता है बच्चों, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज कैसे करेगी, आपके सामने है, प्लीज नोट कीजिएगा। यहां पर देखिएगा, इसका मतलब वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद कौन आता है हमारे पास, H2S, उसके बाद कौन आता है, H2SE, उसके बाद कौन आता है, H2TE। यानी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटल का या एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो लॉन्गर हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है, उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। अगर बॉन्ड बड़ा है तो उसे तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्लियर है बात, अगर क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताइए कि यहां तक की बातें भी हाइड्राइड पे ही चल रहे हैं। एसिडिक नेचर में क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर।
याद रखिएगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होता है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka की वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है और जो pKa की वैल्यू है वो घटती चली जाती है। कहां से? फ्रॉम वाटर टू H2Te। पोलोनियम तो भूल ही जाइए आप लोग। तो ये बात याद रखिएगा, Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता चला जाता है और pKa कम होता चला जाता है। हाइड्राइड पे ही बात करेंगे। रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर भी नीचे मैंने दिया है, ध्यान से देखिएगा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज कर जाएगी, तो हाइड्राइड इजिली यानी हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मोस्ट रेड्यूसिंग हो जाएगा। दिस विल बी मोस्ट रेड्यूसिंग। और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाता है? लीस्ट रेड्यूसिंग। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जो EH बॉन्ड होता है, EH बॉन्ड बिकम्स वीकर। ये क्या हो जाता है बच्चों? बिकम्स वीकर, यानी ये छोटा होता चला जाता है, वीकर। EH बॉन्ड डाउन द ग्रुप कमजोर होता चला जाता है, तो हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल हो जाता है। हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल होने की वजह से क्या हो जाता है? हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट की तरफ आइएगा। अगर बात करें पहला क्वेश्चन, चलिए, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, बताइए जरा एक बार क्या हो जाएगा। देखो जरा आपने कितना पढ़ा, कितना आपको याद हुआ, कितना हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा फास्ट कीजिएगा बच्चों, टाइम थोड़ा सा कम है तो थोड़ा फास्ट रखिएगा इसे। जल्दी से बताएं बच्चों कि यहां पर हमारे पास एक ही चीज है जो हमें रोक के रखे हुए है, बाकी सारी चीजें तो चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप में से जिसने सही जवाब दिया है उनको देख लेते हैं। सुमेर, आपने जवाब नहीं दिया भाई, तो यहाँ पे सेम एज बॉइलिंग पॉइंट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? वाटर के लिए सबसे ज्यादा H2Te, H2Se एंड H2S। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर का सबसे ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर इज सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्साइड में देखो, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी का मतलब होता है जब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना दे, यानी एक कंपाउंड के अंदर अगर सिर्फ दो ही एलिमेंट हो तो उसे कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो, जैसे CO2 इज अ बाइनरी कंपाउंड, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। जैसे H2O इज अ बाइनरी कंपाउंड, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहां पे देखिएगा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with 16 group elements are oxides। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? दो तरह के बनते हैं, EO2 एंड EO3। EO2 में बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बात की है EO2 में, तो यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये चारों के चारों क्या बनाते हैं? EO2 बनाते हैं। EO3 कौन बनाता है? EO3 सिर्फ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम बनाते हैं, ऑक्सीजन नहीं बनाता है। तो नोट कीजिएगा EO2। EO2 का एग्जांपल लो, जैसे OO2। OO2 को क्या कहते हैं? O3 कहते हैं, जानते हो आप लोग। SO2, SeO2, TeO2, ये सारे बनते हैं, ये चारों बनते हैं। EO3 में SO3 बनता है, TeO3 बनता है, SeO3 भी बनता है, ये तीनों भी बनते हैं। इन्हें ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्राई ऑक्साइड। इन्हें कहते हैं डाई ऑक्साइड। ये क्या है? डाई ऑक्साइड है। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे बताइए जल्दी से
कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा, बोथ आर एसिडिक इन नेचर, मैं इसे हटा देता हूं। तो बोथ आर एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक होता है नेचर में और ये भी नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी दोनों की दोनों ऑक्साइड, चाहे वो EO2 हो या EO3 हो, दोनों की दोनों ही एसिडिक होती है नेचर में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्साइड। रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा। रूम टेम्परेचर पे ये हमारे पास क्या होती है, गैसेस होती है। और SeO2 एंड TeO2 ये क्या होते हैं, सॉलिड होती हैं, क्योंकि ये पॉलीमर होती हैं। ये क्या होती हैं, पॉलीमेरिक होती हैं। नोट करिएगा, ये पॉलीमेरिक होती हैं, इसलिए ये सॉलिड होती हैं। तो एक बार आपको ध्यान से देखने पे पता चल रहा होगा कि ओजोन SO2 ये क्या होते हैं, मोनोमेरिक होते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि SeO2 क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है। SeO2 हो जाए या TeO2 हो जाए, ये पॉलीमर होते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, रेड्यूसिंग नेचर की अगर बात करेंगे, SO2 इज रेड्यूसिंग एजेंट, जबकि TeO2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नोट कीजिएगा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। तो SO2 क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 को अगर मैं Cr2O7 2- के साथ डाल दूं तो ये पर्पल कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, पर्पल नहीं होता, ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों, ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही इसे डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO4 2- प्लस यहाँ पे आ जाता है Cr3+ में, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। नोट कर लीजिएगा, ये ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेड्यूसिंग नेचर है। ये क्या है, यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये रेड्यूसिंग एजेंट है। देखो +4 से +6 में चला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या करेगा, क्रोमियम को रेड्यूस कर देगा। किसमें, +6 से। क्रोमियम +6 से किस में चला गया, +3 में चला गया। और ये +4 से किस में चला गया, +6 में चला गया है। आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, ये एक रेड्यूसिंग एजेंट है, जबकि TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं। हैलाइड में ये कई टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। इधर देखिएगा कितने टाइप के हैलाइड बनाते हैं, E2H2 भी बनता है। यहां पर देखिएगा EX2 भी बनता है, EX4 भी बनता है और EX6 भी बनता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा, ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली O2F2। ऑक्सीजन क्या बनाता है बच्चों, सिर्फ O2F2 या OF2 बनाता है। इसे कहते हैं ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड और इसे कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यानी ऑक्सीजन सिर्फ ये दो ही बनाता है, बाकी और कोई नहीं बना पाता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इधर देखिएगा, यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, O2F2 आ जाता है, S2Cl2 आ जाता है, S2F2 भी आ जाता है, हमारे पास Se2Cl2 आ जाता है। ये हमारे पास आ जाते हैं। यहां पर देखिएगा हमारे पास SeCl2 भी आ जाता है। इसके अलावा SeBr2 भी आ जाता है। यहां पर देखिएगा हमारे पास SF4 भी आ जाता है, SeF4 भी आ जाता है, SeCl4 भी बनता है। यहां पर देखिएगा हमारे पास SF6 भी बनता है, जो कि इनर्ट होता है। ये क्या होता है, इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं कर पाता ये। ऐसे ही हमारे पास SeF6 भी बनता है, ऐसे ही हमारे पास SeCl6 भी बनता है। ये सारे बन जाते हैं। तो नोट करिएगा, देखो जरा एक बार आपके सामने कितने टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ये कितने टाइप के हैलाइड बना रहा है बच्चों, ये जल्दी से बताओ। 4 टाइप के हैलाइड मेनली बनाता है। पहला हैलाइड ये है, दूसरा हैलाइड ये है, तीसरा हैलाइड ये है और चौथा हैलाइड ये है। 4 टाइप के हैलाइड्स ये बनाता है। जरा एक बार सारे के सारे बच्चे, अभी तक कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो बेटा, एनीबडी। सर दोनों में, सर टेलुरियम दोनों में बनता है क्यों, टेलुरियम दोनों में बनता है क्यों, टेलुरियम सुमेर आई कुडंट अंडरस्टैंड। एक बार जल्दी से पिछले वाली स्लाइड पे पूछ रहे हो, टेलुरियम दोनों में बनता है क्यों, टेलुरियम दोनों में बनता है क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका सुमेर, एक बार जल्दी से बताइएगा। आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। देखो, और आप इन्हीं चीजों को हेजिटेट करते हो, मुझे हेजिटेशन नहीं है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैंने सीधे बोला नहीं समझ में आया, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आए तो इंटरेक्ट करो, पूछो हमसे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सुबो घोष,
बाबू मोशाय, आमी तमाके भालोबाशी। चलिए जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट की तरफ। तो तुआडे पल्ले पै गया बच्चों, ये तुम्हें क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो टाइम लगभग 1/3 टाइम जा चुका है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इन बातों पे। स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोराइड्स टू आयोडाइड। आयोडाइड का लार्ज साइज होता है, इसका साइज क्या होता है बच्चों? लार्ज साइज होता है, इस वजह से ये नहीं दे पाता है। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। इसका क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। ये स्मॉल साइज में आता है, तो ये स्मॉल साइज है, ये लार्ज साइज है। दोनों के दोनों में ही बच्चे आपको डिफरेंशिएटर लगा के रखने हैं। चलिएगा नेक्स्ट में, अमंगस्ट हेक्साहैलाइड्स, हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल। याद रखिएगा, मतलब हमारे पास SF6 क्या होता है? स्टेबल होता है। SeF6 स्टेबल होता है, TeF6 स्टेबल है, जबकि SCl6 अनस्टेबल है, SeCl6 अनस्टेबल है, TeCl6 अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, ये तीनों अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बात बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन गैसियस स्टेट एंड ऑक्टाहेड्रल इन शेप। जितने भी होते हैं सारे के सारे गैस होते हैं, ये भी गैस होता है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सारे हेक्साफ्लोराइड गैसियस होते हैं और क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल होते हैं शेप में। कैसे होते हैं ऑक्टाहेड्रल? देखो ये 3D फिगर आपको नजर आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस 3D फिगर में आप क्लियरली देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल। जैसे यहां पर अगर मैं सल्फर ले लूं तो यहां पर मेरे पास एक फ्लोरीन हो जाएगा, यहां पर मेरे पास दूसरा फ्लोरीन हो जाएगा, यहां पर तीसरा फ्लोरीन आ जाएगा, यहां पर चौथा फ्लोरीन आ जाएगा, यहां पर पांचवा और यहां पर छठा। अब देख रहे हैं ना SF6 में? कैन यू सी दिस 3D फिगर बच्चों? अब देखिएगा जरा एक बार, यहां पर SF6 में, जैसे SF6 में, और यहाँ पे 3-3 लोन पेयर भी हैं, इस वजह से ये इनर्ट हो जाता है। तो नोट कीजिएगा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है बच्चों? बताओ जरा एक बार। SF6 इज मोस्ट स्टेबल हेक्साहैलाइड। तो यहां तक की बातें आप लोगों ने याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि SF6 क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास 3-3 लोन पेयर हैं, तो ये क्या कर देगा? चारों तरफ से शील्ड कर लेता है। ये चारों तरफ से क्या कर देता है? शील्ड कर देता है। तो फ्लोरीन के, सल्फर के पास कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये चारों तरफ से क्या कर देते हैं? शील्ड कर देते हैं। तो यहां पे सल्फर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सल्फर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सल्फर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। याद रखिएगा, सल्फर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चारों तरफ से शील्ड करके रख लेता है। 18 लोन पेयर होते हैं चारों तरफ, जो कि इसे क्या कर देते हैं? इनर्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इनर्ट। क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं पाती, वाटर यहां पे जा ही नहीं पाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इजी पीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कीजिएगा। ऑल हेक्साहैलाइड्स सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी हेक्साहैलाइड हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर बात समझ में आ गई है तो मुझे जल्दी से सूचित कर दें कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे बच्चों। अगर हम टेट्राहेलाइड की बात करें तो SF4 गैस है। ये देखिएगा जरा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है? गैस। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। जबकि फ्लोराइड्स क्या होते हैं? सारे के सारे, याद रखिएगा, ऑल हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और सबके सबकी शेप क्या होती है? आप ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे जितने भी ये होते हैं, ये सी सॉ शेप में होते हैं। किसमें होते हैं? सी सॉ। किसमें होते हैं? सी सॉ शेप में होते हैं। सारे के सारे किसमें आते हैं? सी सॉ शेप में आते हैं। नॉन प्लेनर होते हैं, याद रखिएगा, सी सॉ शेप में आते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। इधर देखिए जरा एक बार, एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए चल रहा हूं मैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सी सॉ शेप में होते हैं। जैसे SF4, SeF4 भी ले लीजिए। SF4 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन, ये हमारे पास फ्लोरीन। ये तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है। ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। याद रखिएगा ये नॉन प्लेनर है। दिस इज नॉन प्लेनर। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? ये नॉन प्लेनर है।
यानी जो 2 फ्लोरीन एटम आपको नजर आ रहे हैं वो 2 फ्लोरीन एटम ऐसे होते हैं, 2 फ्लोरीन एटम ऐसे होते हैं और बाकी वाला ऐसे होता है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, सी सॉ। तो सी सॉ स्ट्रक्चर में 2 फ्लोरीन एटम ऐसे होते हैं और बाकी मॉलिक्यूल एक प्लेन में होता है, ठीक है ना। 3 एटम एक प्लेन में होते हैं और 2 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होते हैं। तो इसी के ऊपर तो क्या होता है, सी सॉ खेला जाता है ना, देखा ना, सी सॉ के ऊपर ये बेस होता है और उस पर बैठ के आप अप डाउन खेलते हो, सी सॉ। आपने देखा होगा पार्क्स के अंदर छोटे बच्चे तो अक्सर, आप तो अभी भी सी सॉ खेलते होंगे। अच्छा, पिछली स्लाइड में सुमेर ने बोला था, पिछली स्लाइड में सुमेर जाते हैं उस पे, एक बार आप देखिएगा, कोई पॉइंट आपको समझ में, दोबारा से मैं टेल्यूरियम वाला बताऊंगा, एक बार वेट कीजिएगा कुछ देर। अब डाई हैलाइड्स पे आ जाओ। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। सेलेनियम नहीं बना पाता है, बाकी सारे बना लेते हैं, डाइब्रोमाइड भी बनाते हैं। दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एंगुलर शेप होती है इनकी, बेंट शेप में होते हैं। इधर देखिएगा, जैसे ये जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल थीटा इज लेसर देन 180 डिग्री। ये थीटा क्या होता है, 180 डिग्री से, इसे कहते हैं सल्फर डाइक्लोराइड। आगे बढ़ जाते हैं, मोनोक्लोराइड। देखो S2F2 S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोब्लोराइड ब्रोमाइड। ये Se2Cl2 SeCl2 Se2Cl2, याद रखिएगा, Se2Br2। इट इज द डाइमेरिक, याद रखना है, ये हमारे पास मोनोब्रोमाइड मोनोक्लोराइड बनाता है। इट इज अ डाइमेरिक फॉर्म ऑफ मोनोहैलाइड। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ऑल मोनोहैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये नीट में 3 बार आ चुका है, नीट में याद रखिएगा 3 बार आ चुका है। ये नीट में 3 बार आ चुका है कि जितने भी मोनोहैलाइड होते हैं दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। जितने भी मोनोहैलाइड होते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन देते हैं, कैसे, S2Cl2 S2Cl2 इमीडिएटली बना देता है HCl। S2F2 ले लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां पर देखिएगा क्या लिया मैंने, S2F2 लिया। तो जैसे ही मैंने S2F2 लिया, F2 लिया, इमीडिएटली बना देता है SF4 प्लस बना देता है 3S। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। नीट में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो एनसीईआरटी में अंदर घुस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, ये एनसीईआरटी से है। दिस इज एनसीईआरटी ओनली, ये एनसीईआरटी से है और 3 बार नीट में आया हुआ है। तो आप एक बार मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मोनोहैलाइड्स होते हैं, ऑल मोनोहैलाइड्स दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। सिर्फ मोनोहैलाइड, टेट्राहैलाइड डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देते, मोनोहैलाइड दे देते हैं। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार सब लोग बताएंगे। वंदना आपको क्लियर है, घोष बाबू, विकास क्लियर है, चलिए विकास को भी क्लियर है, अक्षत शर्मा को भी क्लियर है, यहां पर देखिएगा दक्ष पटेल को भी क्लियर है। एग्जाम्पल लीजिएगा, 2SeCl2 इमीडिएटली SeCl4 प्लस 3Se में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आप लोगों के लिए पोल, पोल में पोल खोलिए, जल्दी से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आंसर। 1 मिनट है आपके पास, बस एक ही क्वेश्चन दूंगा बच्चों में।
देखते हैं कितने बच्चों ने आप में से सही जवाब दिया है। चलिए, एक्सीलेंट। कम से कम 4 से 5 बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और इतना सफिशिएंट है कि अगर क्लास में अक्षत ने बोला है ऑप्शन बी, सुमेर ने बोला है ऑप्शन बी, नवजोत ने बोला है ऑप्शन बी, विकास ने बोला है ऑप्शन बी, दीक्षा ने बोला है ऑप्शन बी, वंदना ने बोला है ऑप्शन बी, दक्ष पटेल ने बोला है ऑप्शन बी, तो वो घोष ने जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा और सोलंकी शायद अभी क्लास में एक्टिव नहीं है, सोलंकी ने जवाब नहीं दिया और कई बच्चों ने जवाब नहीं दिया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बच्चों? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। कैसे याद करोगे? देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने आपको चंदा मामा मेथड, कौन सा मेथड यूज करोगे? चंदा मामा मेथड। 5 आ जाए चंदा मामा तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d। चंदा मामा मेथड यूज कर सकते हो। अगर 5 आ जाएंगे तो सीधे सीधे क्या बोल दोगे? sp3d बोल दोगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने, तो sp3d। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स देखिएगा। ऑक्साइड्स हमारे पास 4 टाइप की होती हैं बच्चों। ऑक्साइड्स हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एसिडिक ऑक्साइड होती है, बेसिक ऑक्साइड होती है, एम्फोटेरिक होती है और न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। चलिए इन चारों ऑक्साइड्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। इधर देखिएगा, एसिडिक ऑक्साइड बताइए जरा एक बार, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे N2O5, जैसे SO3, जैसे SO2, जैसे Cl2O7, जैसे P2O5, जैसे CO2। ये सब की सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में आ जाइए, जैसे Na2O बेसिक ऑक्साइड है, CaO बेसिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाइए, जैसे Al2O3, ZnO, ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आ जाती हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में देखिएगा, जैसे N2O, NO एंड CO, ये तीनों के तीनों क्या है? न्यूट्रल। इसके अलावा H2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो आप देख रहे हैं N2O न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है और H2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड हमारे पास 4 तरीके की होती है। कितने टाइप की ऑक्साइड्स होती हैं? 4 तरीके की ऑक्साइड होती है। बेसिकली आपके सामने एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, इसके अलावा और भी होती हैं, सिंपल ऑक्साइड होती है, मिक्स्ड ऑक्साइड होती हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउट है बेटा अभी पूछो ना मुझसे। अगर आपको नवजोत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउट है तो लाइव सेशन में पूछो आप डाउट, मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रख दूंगा, आप यहीं पे पूछ सकते हो। अभी अगर आपको डाउट्स, जो आपका डाउट टैब है उसमें फोटो खींच के भेजना होता है, वहां पे भेज सकते हो। आप मुझे यहां पर भी डाउट सीधे पूछ सकते हो बेटे, अभी के अभी डाउट पूछो लाइव सेशन में ही, कोई इश्यू नहीं है डाउट्स के लिए, तो ऑलवेज रेडी। अब हमारे पास देखिएगा, जो सिंपल ऑक्साइड होती हैं, सिंपल ऑक्साइड कैसे होती हैं? जैसे CO2 आ गया, जैसे SO2 आ गया, जैसे Na2O आ गया, जैसे K2O आ गया, जैसे CaO आ गया, जैसे Al2O3 आ गया। और मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होती हैं? दीज कंटेन, यानी ये क्या होती है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड्स, 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है? Mn3O4, जैसे आ जाता है Fe3O4, जैसे आ जाता है Pb3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड होती है। मिक्स्ड ऑक्साइड में आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है? MnO2 प्लस MnO, 2MnO। इसके अंदर क्या होता है? Fe2O3 प्लस FeO। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? PbO2 प्लस 2PbO। ये होता है, ये आपने याद रखना है। मिक्स्ड ऑक्साइड के अंदर जितनी भी मिक्स्ड ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं वो ऐसे होती हैं। तो बता दीजिए जरा एक बार, ये बातें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से
तो हमारे पास ऑक्साइड के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होती हैं, सिंपल ऑक्साइड्स क्या होती है। तो यहां पर सुबोध घोष, सुमेर, विकास, इसके अलावा अक्षत, वंदना, दीक्षा, दक्ष पटेल, सभी लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर। 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, इधर देखिएगा जरा एक बार, हमारे पास क्या आ जाती हैं बच्चों। अगर मैं ऑक्साइड्स के बारे में बात करूं तो बेसिक ऑक्साइड आपके सामने है, एसिडिक ऑक्साइड आपके सामने है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके सामने और न्यूट्रल ऑक्साइड आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये सारी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ये सारी एम्फोटेरिक हैं। आप एक बार बना के लिख के देख लो, 2-3 बार याद हो जाएगा, ये याद करने का है। जैसे कि ZnO, Al2O3, SnO, PbO2, Sb4O6, Ge2O3, BeO, TeO2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। तो एम्फोटेरिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एम्फोटेरिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों। नीट में यही सबसे ज्यादा, नीट में और जेईई मेन में पूछा जा रहा है आजकल। ये बताइए इनमें से कितनी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपके सामने है न्यूट्रल ऑक्साइड 4 होती हैं, ये रही चारों न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O होता है, NO होता है, CO होता है और H2O होता है, 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। चलिए अब अगर हम बात करेंगे इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, सम ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटालॉइड्स आर एम्फोटेरिक। जैसे कि एल्यूमिना एसिड से भी रिएक्शन कर जाता है और बेस से भी। एल्यूमिना किसे कहते हैं, Al2O3 को कहते हैं। सल्फर पे आ जाओ जल्दी से, सल्फर के बारे में बात करेंगे बच्चों। सल्फर कैसे अकर करता है, सल्फर के बारे में याद रखिएगा, कॉपर पायराइट की फॉर्म में अकर करता है। किसकी फॉर्म में अकर करता है, ये कॉपर पायराइट की फॉर्म में अकर करता है। तो कॉपर पायराइट्स ये आ जाता है Cu2S, आयरन पायराइट। नेक्स्ट में आ जाइएगा जिंक ब्लेंड की फॉर्म में, सिनेबार की फॉर्म में, गैलेना की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये सल्फेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ग्लाउबर सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O, सोरेल सीमेंट बनाने में यूज होता है ये। और जिप्सम ये पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज होता है। तो याद रखिएगा बैराइट्स में भी यूज आता है ये। तो चलिए ये रहा आपके सामने एलोट्रोपिक फॉर्म्स में। यहां पे याद रखिएगा इट एग्जिस्ट्स इन सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जिनमें से दीज आर नॉन मेटालिक। अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक सल्फर होता है। गामा सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक ही होता है सिर्फ। और डेल्टा सल्फर होता है जो कि प्लास्टिक सल्फर होता है। तो ये याद रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों। अल्फा सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट है और बीटा सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा एंड बीटा सल्फर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा सल्फर की मैनी फॉर्म्स आर देयर जिनमें सल्फर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्फा और बीटा सल्फर सबसे कॉमन है। नेक्स्ट में आ जाइएगा, ये रहा आपके सामने अल्फा बीटा गामा फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड पोजेस नॉन प्लेनर। पकड़ का मतलब होता है, पकरिंग का मतलब होता है नॉन प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर्स S8 और क्राउन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, क्राउन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्राउन कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा आपको मैं। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन S6 फॉर्म विच इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। यहां पर देखिएगा ये हमारे पास चेयर फॉर्म है S6 और ये हमारे पास क्राउन फॉर्म है S8। दोनों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारे पास S6 है और ये हमारे पास S8 है क्राउन फॉर्म। तो नोट कर लीजिएगा ये S6 है और ये S8 है। एक किसमें है बच्चे, एक चेयर फॉर्म में और दूसरा किसमें है, क्राउन फॉर्म में, क्राउन शेप में है। मैं बनूंगा मिस इंडिया, ठीक है ना। जैसे देखा ना आपने वो धारावाहिक मैं बनूंगा मिस इंडिया। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए रोम्बिक सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बिक सल्फर, यहां पर क्या हो जाता है, रोम्बिक सल्फर में एक सल्फर लिया आपने मैसिव फॉर्म में और उसे आपने रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखिएगा ये रोम्बिक सल्फर क्या होता है बच्चों। अगर रोम्बिक सल्फर के बारे में बात करें, इनसॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड
एंड सम एक्सटेंट इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर्स। नोट कीजिएगा, रोम्बिक सल्फर में इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर और ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहा जाता है इसे। 8 सल्फर एटम्स फॉर्म अ क्राउन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 385.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06। नोट कर लीजिएगा, यहां तक की बातें आपको क्लियरली आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की। मोनोक्लिनिक सल्फर बच्चों, रोम्बिक को आपने पहले मेल्ट किया और फिर उसको रैपिड कूल कर दिया तो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है आप देखिएगा, अल्फा सल्फर को आपने क्या किया, आपने पहले मेल्ट किया फिर कूलिंग कर दी तो ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्मेटिक सल्फर, इसे प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, याद रखिएगा 369 केल्विन पे इट एग्जिस्ट्स एज अल्फा सल्फर। अबव 369 ये कैसे एग्जिस्ट करता है? अबव 369 केल्विन ये बीटा सल्फर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एट 369 दोनों एग्जिस्ट करते हैं अल्फा एंड बीटा सल्फर। ये बात याद रखिएगा। देयरफॉर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा सल्फर, प्लीज नोट कीजिएगा, बिलो 369 अल्फा सल्फर होता है और अबव 369 बीटा सल्फर होता है। यहां पे अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 हो जाए तो ये आ जाता है बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर टेम्परेचर लेस देन 369 हो जाए तो ये क्या हो जाता है, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। और 369 पे दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हालांकि 10 टू द पावर, याद रखिएगा, हीटिंग अल्फा एंड बीटा सल्फर एट 1000 केल्विन इट फॉर्म्स S2 व्हिच इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सल्फर। याद रखिएगा S8 को अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, 1000 केल्विन पे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है S2 में, जो कि पैरामैग्नेटिक सल्फर होता है। तो यहां तक की बातें अगर समझ में आ रही है बच्चों, बताइए जरा एक बार, आर यू गाइज लविंग इट? इतनी डिटेल में आपको चीजें पता चल रही हैं और ये भी पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी में कितनी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अल्फा सल्फर क्या होता है, बीटा सल्फर क्या होता है और वो कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर बात क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताओ कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। देखिएगा, ये साइक्लिक सल्फर जो होता है, कौन सा, S6 सल्फर बोलते हैं इसे, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S6 की फॉर्म में। बॉन्ड एंगल इतना होता है, बॉन्ड लेंथ इतनी, आपके सामने ये याद करने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लेंथ। तो ये आपके लिए बच्चों अगर हम बात करें, दीज आर, एक एसएन सल्फर भी होते हैं, एसएन सल्फर मतलब S2S3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S2 एंड S3। याद रखिएगा, दे हैव चेरी, ये क्या होते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सल्फर। ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सल्फर होते हैं। ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सल्फर होते हैं। पैरामैग्नेटिक सल्फर होते हैं जो कि चेरी रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल चटक लाल कलर होता है इनका, ब्लड रेड कलर होता है। तो याद रखिएगा, दीज S3 हैज अ चेरी रेड कलर, चेरी रेड कलर, जबकि S2 का थोड़ा डल रेड होता है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ये धीरे धीरे हीट करने पे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये वायलेट कलर का हो जाता है, इसे वायलेट सल्फर भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वायलेट और पर्पल सल्फर। नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, ये रहा सल्फर की मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपसे पूछी गई है कौन सी होती है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रोम्बिक सल्फर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर मोनोक्लिनिक सल्फर, 369 केल्विन होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पे आ जाओ। ऑक्सी एसिड में देखिएगा, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम फॉर्म ऑक्सी एसिड, यानी तीनों के तीनों ही ऑक्सी एसिड बनाते हैं। और ये जो ऑक्सी एसिड होते हैं सारे के सारे sp3 होते हैं, जितने भी ऑक्सी एसिड है सबके सब sp3 हैं। बच्चों सर से तो नहीं जा रहा है, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, अक्षत बातें कितने % समझ में आ रही हैं बेटे आपको? अक्षत शर्मा जयपुर वाले,
सुबो घोष कोलकाता वाले आप बताइएगा जल्दी से। दीक्षा डांडा, दीक्षा डांडा, यस आप भी बताइए। वंदना गुप्ता, दक्ष पटेल राजकोट वाले, दक्ष पटेल के साथ साथ सुबो घोष, नवजोत कौर, सुमेर कुमार, सुमेर कुमार के साथ में विकास, विकास के साथ साथ आपने बताना है जल्दी से कितने परसेंट आपको सुमेर बातें समझ में आ रही है। सुमेर कितने परसेंट बातें आपको समझ में आ रही हैं। सुमेर, 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 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलिए 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 देखते हैं भाई। आप लोगों को देखो, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की पूरी पोल खोल दी जाए। अभी आपको हेलोजन में भी पूरी पोल खुलती हुई नजर आएगी। हाँ, ऑक्सी एसिड्स का 100% चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑक्सी एसिड्स का, तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑक्सी एसिड्स। तो अमंग दिस याद रखना है बच्चे, एक बार हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में बात की, अभी तो हमने ऑक्सी एसिड शुरू ही किए हैं बेटा। तो ऑक्सी एसिड में आप ध्यान से देखोगे, अभी तो हमने ऑक्सी एसिड शुरू ही किए हैं। अभी आपको मैं ऑक्सी एसिड के बारे में बताना शुरू ही कर रहा हूं बेटे, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता, पोलोनियम कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, सिर्फ सल्फर बनाता है, सेलेनियम बनाता है, टेलुरियम बनाता है ऑक्सी एसिड, बाकी कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, उसे कहते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट। तो यहां पर देखिएगा, यानी सिर्फ सल्फर बना सकता है, इसके अलावा सेलेनियम बना सकता है, टेलुरियम बनाता है ग्रुप 16 के लिए। ग्रुप 16 में बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर आर मोर न्यूमरस, यानी सल्फर की कैटेनेशन की वजह से जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, यहां पे याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ एसिड्स, नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर is more, is much greater, is very large, बहुत बड़ा होता है, लार्ज नंबर, वेरी लार्ज मतलब हजारों में बनते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एक दो नहीं है, हजारों में। तो यहां पे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सल्फर में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में 2 सीरीज होते हैं। यहां पर देखिएगा मेन तो 2 ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 होते हैं, थायोनिक सीरीज भी आ जाती है।
एक आ जाती है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, दूसरी आती है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, तीसरी आती है थायोनिक सीरीज, और चौथा आ जाता है परऑक्सी एसिड सीरीज। इसमें थायोनिक सीरीज में क्या होते हैं, एसएस बॉन्ड होते हैं। यहां पर क्या होता है बच्चों, परऑक्सी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में क्या होता है, +6 होता है सल्फर। सल्फर क्या होता है, +6। सल्फ्यूरस एसिड में ये +4 सीरीज में होता है। तो ये बात आप ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा, अभी मैं वेट कीजिएगा। यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन ऑल ऑक्सी एसिड्स इज sp3। कोई भी ऑक्सी एसिड ले लीजिए, मैं सारे बना के दिखाने वाला हूं आपको, सब में क्या होता है प्लस sp3। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में एसएस लिंकेज अगर आ जाए तो उन्हें कहा जाता है थायो एसिड या थायोनिक सीरीज। सॉल्ट ऑफ कैरोज एसिड और पर मोनोसल्फेट, कैरोज एसिड क्या होता है बच्चों, H2SO5। और याद रखिएगा मार्शल्स एसिड इज पर डाइसल्फेट, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास H2S2O8। H मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बेसिसिटी ऑफ ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर इज 2, मतलब इनके अंदर 2 H+ होते हैं, 2 H+ होते हैं, इससे ज्यादा किसी के अंदर नहीं होंगे। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, डिस्टिलेशन ऑफ H2S2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसे मार्शल एसिड कहते हैं, गिव्स H2SO5 which on further hydrolysis gives H2O2। याद रखिएगा ये बड़ी मजेदार रिएक्शन है, रिएक्शन में लिख के बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। H2S2O8 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है हमारे पास यहां से 2H2O, क्या आ जाता है बच्चों, यहां से आ जाता है हमारे पास 2H2O। यहां से हमने जैसे ही डाला क्या, H2O, तो इमीडिएटली यहां से क्या बन जाता है, देखो H2S2O8 प्लस H2O, तो यहां से हमारे पास बन जाता है H2SO4 प्लस H2SO5, ये बन जाता है H2SO5 जो बनता है। H2SO5 के साथ में क्या आ जाता है बच्चों, H2SO5, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन कर जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, बन जाता है H2O2 प्लस H2SO4। इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, H2S2O8 प्लस 2H2O मिलके बन जाता है 2H2SO4 प्लस H2O2। बताओ जरा मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये बात याद रखिएगा, ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं इसे, मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड, इसे मार्शल्स एसिड कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड, कहीं लिखा भी हो इसमें, शायद वो लिखा है, देखिए ये क्या है हमारे पास, मार्शल्स एसिड है, मार्शल्स एसिड कहा जाता है इसे। तो मार्शल एसिड क्या होता है, H2S2O8 होता है। कैरोज एसिड क्या होता है, H2SO5, इसे कहते हैं पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO5, और पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है मार्शल्स एसिड, वो होता है H2S2O8। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सबको 1 बाय 1। हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, चाहे इसमें ले लें, इसमें ले लें, इसमें ले लें, इसमें सब में sp3 होता है। चाहे आप H2SO2- ले लें, चाहे S2O8 2- ले लें, SO5 ले लें 2-, इन सब में भी क्या होता है, sp3 होता है, यानी ये ऑलवेज sp3, टेंशन ही नहीं लेना भाई। हाइपो रेड्यूसेस, हाइपो क्या होता है, हाइपो होता है Na2S2O3 रेड्यूसेस क्यूप्रिक सॉल्ट टू क्यूप्रस सॉल्ट। क्यूप्रिक सॉल्ट का मतलब CuO को, Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट कर देता है, ऑरिक सॉल्ट को कन्वर्ट कर देता है, ऑरिक सॉल्ट होते हैं Au3+ टू ऑरस सॉल्ट, यानी +1 में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या आ जाता है, ये रहा आपके सामने, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये बच्चों, ये किस में पूछा गया था, ये पूछा गया था नीट 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिएगा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके आगे की। देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, पहचानने का तरीका बताऊंगा अभी आपको सुमेर में, ध्यान से देखिएगा, इनको पहचानने का आपको तरीका भी बताया जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, पहचानने का ट्रिक बताऊंगा अभी आपको। तो यहां पर देखिएगा, ये रहे हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड, ये रहा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड।
अब देखो जरा एक बात, सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में ये थायोनिक में आ जाता है। देखो सल्फ्यूरस एसिड है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नजर आ रहा है आपको। ये भी सल्फ्यूरस एसिड है, देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है, एंड H2S2O3, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं ऑक्सो एसिड्स में। सल्फ्यूरस एसिड में H2SO5, H2S2O5 ये आ जाता है। देखो एक ऑक्सीजन बीच में, ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। एंड साथ में क्या है बच्चे, यहां पर नोट कीजिएगा कैसे आ जाता है, एक +4 और दूसरा +5। एवरेज क्या आ जाती है बच्चे हमारे पास, +4 आ जाती है एवरेज। अभी दिखाऊंगा आपको मैं ये सारे। अभी यहां पर देखिएगा ये सारे ऑक्सी एसिड, ये याद करने का फंडा है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं। तो चलिए यहां पर देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर्स आप याद करने के बाद अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब प्लीज मेरे साथ साथ ये सारे स्ट्रक्चर, पेरोक्सो सीरीज में कैरोज एसिड H2SO5 +6 होती है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल्स एसिड में क्या होता है, +6। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ये ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको ना तो इंटरनेट पे मिलेगी ना बुक्स में मिलेगी, ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा। आप सबके सब बच्चे ट्रिक याद रखेंगे। आपने क्या किया, आपने कोई भी ऑक्सी एसिड लिया, उसके अंदर आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकाल ली। कौन सी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ग्रेटर देन 6 है, तो समझ लीजिएगा वो क्या होगा, प्रॉक्सी होगा। वो क्या होगा, प्रॉक्सी होगा। वो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी हो जाएगा। और अगर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर सल्फर अपॉन ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर अपॉन ऑक्सीजन, अगर ये रेशियो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 हो जाता है, तो समझ लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, थायोनिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, थायोनिक हो जाएगा। थायोनिक मतलब उसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, वो थायोनिक हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पे तुक्का तो मार नहीं सकते, H2S2O7, ध्यान से देखिएगा यहां पर कितनी आ रही है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मैंने, कितना आ रहा है बच्चों, 2x + 2 - 14 = 0, x = +6 आ गया। तो ये ऑक्सी प्रॉक्सी नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी नहीं है। मैंने क्या लिया, H2SO5 लिया, H2SO5 लिया, यहां से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7 विच इज ग्रेटर देन 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉक्सी हो जाएगा। मैंने क्या लिया, H2S2O8 ले लिया, यहां पे मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और कितनी आ गई, +7 आ गई एवरेज, जो कि गलत है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, यानी कन्वेंशनल +7 आ रही है, ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तो देख ही सकते हो, +7 तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब ये कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो प्रॉक्सी हो जाएगा। अगर 6 से ज्यादा आ जाए तो समझ लीजिएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जरूर होंगे। थायोनिक में देखो, अगर मेरे पास H2S2O6 है, तो यहां पे देखो जरा एक बार, S/O कितना है मेरे पास, S कितना है 2, O कितना है 6, तो ये हो गया 1/3, 1/3 हो गया। तो इसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, सल्फर सल्फर बॉन्ड हो जाएंगे N-1। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, N कितना हो जाएगा, सल्फर एटम का नंबर। अगर मेरे पास क्या है, H2S2O7 है, तो मैंने S/O निकाला विच इज लेस देन 1/3, तो यहां पे SS बॉन्ड नहीं होगा। मैंने क्या निकाला, H2S6O6, तो मेरे पास S/O कितना आ गया, S/O 1 आ गया, S/O 1 आ गया, तो इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से बताइए। देखो एक बार ध्यान से देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको किस में पढ़ा दी है, टाइम कम है इस वजह से थोड़ा तेज चलना पड़ रहा है, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि चैप्टर में डिटेल बहुत ज्यादा है। तो ट्रिक पे याद रखिएगा, अगर मैं ऑक्सी एसिड की बात करूं तो ऑक्सी एसिड में ये बातें आपने याद रखनी है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं ऑक्सी एसिड में, ये बातें आपने जरूर याद रखनी है। अब जल्दी से ध्यान से देखना, ऑक्सी एसिड में ये वाली बात, ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, किसी को भी निकाल के देख लो आप। अगर मैंने यहां पर ऑक्सी, अगर मैंने यहां पर क्या देखा है,
ऑक्सीजन देखा है बच्चे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 6 से ज्यादा आ जाए तो समझ लीजिएगा पेरोक्सी एसिड है, और अगर सल्फर अपॉन ऑक्सीजन का नंबर 1/3 से बड़ा आ जाए तो समझ लीजिएगा सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया, किसी में भी निकाल के देख लो, कभी फेल होगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच विकास फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अब जल्दी से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कमेंट लेट हो जाता है। हाँ सुमेर, यस, तो मैं समझता हूं यार, लेकिन हम लाइटली लेकर नहीं चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, जिस चैप्टर को दूसरे बच्चे लाइटली लेके चलेंगे उस चैप्टर को हम सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से वही डिफरेंशिएटर का काम करेगा आपके लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल केस है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके आगे की। यहां पर देखिएगा, अब आपसे पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथायोनिक। थायोनिक का मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा। इज, बताइए डाइथायोनिक एसिड में क्या आ जाएगा। अब आप निकाल के देख लो, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि जिसमें सल्फर अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो डाइथायोनिक। चलिए ये रहा आपके लिए पोल, पोल में पोल खोल, जल्दी से पोल में पोल खोल के आप मुझे बताएं। डाइथायोनिक सीरीज में आपने बताना है, तो पोल थोड़ा सा खोल दीजिएगा। आप मुझे जल्दी से बताएं। ओके, एसएस बॉन्ड और N-1 अभी बता देता हूं, मैं दोबारा से बता दूंगा एक बार आपको अक्षत। चलिए इसमें आंसर ले लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये क्या आ जाएगा, दिस इज थायोनिक। मैं आपको एक बार बता रहा था, जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, H2S2O7 है, तो मैंने इसमें सल्फर अपॉन ऑक्सीजन निकाला। सल्फर अपॉन ऑक्सीजन कितना आ गया मेरे पास, 2/7, विच इज लेस देन 1/3। तो यहां पे बोलोगे नो एसएस बॉन्ड, कोई एसएस बॉन्ड नहीं होगा इसके अंदर। दूसरे में आ जाइए, अगर मैंने लिया है H2S2O6 लिया है, तो मेरे पास S अपॉन O कितना है, 2/6, विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एसएस बॉन्ड आ जाएंगे कितने, 1। यहां पर N की वैल्यू S कितना है, 2, तो N-1 एसएस बॉन्ड हो जाएंगे। अगर मेरे पास H2S2S6O6 है, तो यहाँ पे S अपॉन O कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे एसएस बॉन्ड आ जाएंगे कितने, 5। कितने आ जाएंगे, 5। यानी इसकी स्ट्रक्चर अगर मुझे बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, सल्फर किनारे वाले ऑक्सीजन बना दीजिए आप, और बीच वाले ऑक्सीजन ऐसे हो जाए, सल्फर ऐसे हो जाएंगे, बीच वाले सल्फर कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। दिस विल बी दी स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग भी आपको आ जाएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये +5 में है, ये +5 में है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देखो, 1 सल्फर सल्फर बॉन्ड, 2 सल्फर सल्फर बॉन्ड, 3, ये 4, ये 5। तो नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N-1। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इसके अंदर, इसके अंदर। अगर मेरे पास बताओ जरा एक बार, H2S12O6 है, तो इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो ये बात आपको पता चल जानी चाहिए, ये बिल्कुल इजी पीजी है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को बच्चे सोचते हैं पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। ये केमिकल बॉन्डिंग का नहीं, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, तो ये बात याद रखिएगा। इट माइट नॉट बी द क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समटाइम्स, तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन होगा। अब तो क्लियर है अक्षत, जल्दी से बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसे नोट कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लेंगे तो आपको काम आएंगी ये सारी चीजें, इसे आप नोट करके चलेंगे तो बात बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो सुबोध घोष आप मुझे बताएंगे। दीक्षा को बात 100% क्लियर है, थैंक यू वेरी मच दीक्षा। वंदना को क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा और कौन कौन है, सुमेर कुमार को 85% क्लियर है, वेरी गुड सुमेर, फिर भी 85% इज अ गुड नंबर। अगर आपको 15% कौन कौन सी चीजें क्लियर नहीं है मुझे बताओगे तो वो भी क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन के बारे में,
द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथायोनिक, ये तो मैं कर ही चुका हूं, ये दोबारा से आ गया, ये दोबारा से आ गया है। डाइथायोनिक, डाइथायोनस लिखा है, थायोनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है। थायोनस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 +4। यहां पर देखिए थायोनिक में ये रही, थायोनिक ये है, थायोनस वो है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक सल्फर एक्स्ट्रा आ जाता है, कैरोज एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड इज +6 ओनली, मैक्सिमम होगी +6, दिखेगी +7, होगी +6। कभी आप इसे क्या लगा दें, +7 लगा दें। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां पे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को ही कहते हैं बच्चों। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 पे आ जाइए। अब देखो ग्रुप 17 में आप लोगों को एक एक चीज में बड़ा मजा आएगा। ग्रुप 16 में इतना ही था सिलेबस में, जितना मैंने आपको पढ़ाया ग्रुप 16 में नीट का सिलेबस कवर करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि इतने ही एसएस बॉन्ड बनने हैं? हाँ, अब तो क्लियर हो गया ना कैसे पता चलेगा। एसएस बॉन्ड कैसे बनेंगे? एसएस बॉन्ड सिर्फ मिडल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर टर्मिनल पे ऑक्सीजन आएगी, बीच में ऑक्सीजन कभी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर लॉजिकल चलो, बीच में अगर ऑक्सीजन आएगी, सल्फर का साइज ये बड़ा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब जो सल्फर, जो ऑक्सीजन है वो किनारे पे रहेगा, बीच वाले सल्फर पे कभी भी ऑक्सीजन नहीं आएगा। कॉमन सेंस हो गया, तो ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी मजेदार चीज है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आ जाओ। व्हाट आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटीन है। ये पांचों के पांचों क्या है? दीज ऑल आर। अब इनमें से हैलोजन कौन कौन है बच्चों, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी हैलोजन्स एटम्स? बताइए कितनी हैलोजन होती हैं ग्रुप 17 में? हाउ मेनी हैलोजन्स आर देयर? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ग्रुप 17 में हाउ मेनी हैलोजन्स आर देयर? ग्रुप 17 में हाउ मेनी हैलोजन्स आर देयर? नवजोत बात क्लियर है ना? बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना सल्फर सल्फर बॉन्ड कैसे बनेंगे? हमें सल्फर को ऑक्सीजन से डिवाइड कर देना है। अगर वो 3 या 3 से ज्यादा है, 1/3 या 1/3 या उससे ज्यादा है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाएंगे आप। अगर ज्यादा नहीं है तो नहीं बनाएंगे। यही एक ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। ये ट्रिक भी आपको शायद आज ही पता चली हो, क्योंकि ये ट्रिक भी मेरी खुद की बनाई हुई है, ये कोई बुकिश ट्रिक नहीं है। तो चलिए, मैंने देखा कि इसको याद कैसे करें, एक तरीका निकाल लिया, आपको बता दिया। तो बस और कोई तरीका इसमें है नहीं। तो यहां तक सर 4, तो ये रहा, ये सर क्लियर। तो ये हमारे पास 4 है बिल्कुल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस यही 4 हैलोजन है इसमें। याद रखिएगा, these elements are collectively called as halogens। लेकिन हैलोजन ये 4 हैं सिर्फ, ये हैलोजन नहीं है। एस्टेटीन इज नॉट हैलोजन, ओनली फर्स्ट 4 आर कॉल्ड। याद रखिएगा, हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स प्रोड्यूसर्स, यानी ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन्स आर हाईली नॉन मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक में आते हैं। यहां पर देखिएगा, जितने भी हैलोजन्स हैं जो आप देख रहे हो, जितने भी हैलोजन्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैलोजन, ये सारे के सारे जो हैलोजन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटालिक होते हैं। एस्टेटीन भूल जाइएगा, एस्टेटीन तो मेटालॉइड में होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो एस्टेटीन नॉन मेटालिक नहीं, रेडियो एक्टिव होता है। फ्लोरीन के बारे में बात करें तो फ्लोरीन कुछ ऐसा दिखता है, वॉयल के अंदर आप देखोगे फ्लोरीन ऐसा नजर आता है। फ्लोरीन कैसा नजर आता है? कुछ ऐसा नजर आता है। और ये जो होती है फ्लिंट वॉयल्स के अंदर, ये ऐसे डाला जाता है, क्योंकि ग्लास के साथ फ्लोरीन रिएक्शन करता है, सिलिका के साथ फ्लोरीन रिएक्शन कर जाता है, पेल येलो कलर का होता है। दूसरे में आ जाइए, क्लोरीन, क्लोरीन भी ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये रहा आपके सामने, ये ग्रीनिश येलो बनाना ग्रीन कलर का होता है क्लोरीन जो आप देख रहे हो। क्लोरीन भी गैस है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, ये रहा आपके सामने। और ब्रोमीन के बाद, ब्रोमीन के बारे में एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं, प्लीज नोट कीजिएगा ब्रोमीन के बारे में एक बात। अब ध्यान से सुनना नवजोत, ब्रोमीन के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि ब्रोमीन आपकी वो इच्छा
जो आपकी सुबह शाम सुमेर, ध्यान से सुनिएगा, सुमेर, विकास, घोष, वंदना, साथ में दीक्षा और दक्ष पटेल, अक्षत शर्मा, तो सुयश वैश, सभी लोगों की जो दिली ख्वाहिश है ना कि एमबीबीएस से पहले, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन से पहले, घोष बाबू, आप लोगों की एक दिली ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश को ब्रोमीन एकदम पूरा कर देता है। अगर ब्रोमीन हाथ पे लग जाए तो हाथ क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। तो हाथ पीले करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ब्रोमीन लग जाए, कम से कम 15 से 20 दिन के लिए हाथ आपके पीले हो जाते हैं। कुछ भी कर लो, ऊपर की स्किन को क्या कर देता है? ब्लीच कर देता है। ये ऊपर की स्किन को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। तो जो हाथ आपको ऐसे नजर आ रहा है अभी, ये क्या हो जाता है? पीला हो जाता है पूरी तरह से। तो हाथ पीले करने का जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो एकदम से पूरी हो जाती है। समझ गए हो? तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सुमेर के दिल की बात मैंने छीन ली, कोरोसिव होता है काफी। ब्रोमीन वेपर उड़ती रहती है, इस बोतल को जैसे ही खोलेंगे इसमें से वेपर बाहर की तरफ उड़ के जाएंगी, तो ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, रेडिश ब्राउन। अब हम बात करेंगे आयोडीन। आयोडीन होता है डीप वायलेट। आयोडीन क्या होता है? डीप वायलेट कलर का होता है। आयोडीन क्या होता है? डीप वायलेट कलर का होता है। आयोडीन इज डीप वायलेट कलर, और याद रखिएगा ये जामुनी कलर का होता है, प्लम कलर का होता है। ये देखने में दूर से ये क्या दिख रहा है? ब्लैक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? ब्लैक नहीं होता, डीप वायलेट कलर का होता है। ये बहुत ज्यादा गहरा डीप वायलेट, डार्क ब्लैक बोल दीजिए या वायलेट सॉलिड बोल दीजिए इसे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये इवेपोरेट होता है तो ऐसा ये वायलेट कलर यहां पर नजर आ रहा है ना आपको, ये ऐसा कलर यहां पर देखिएगा। ये कलर आपको यहां पर दिख ही रहा है, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने गलत कलर यहां पर कर दिया है। ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, ये कलर यहां पर आपका आ जाता है। तो क्लियर बात, बिल्कुल सब लोगों को बातें क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। वायलेट वेपर देता है ये। एस्टेटिन क्या होता है? एस्टेटिन बच्चों आप लोगों के लिए, अगर मैं एस्टेटिन की बात करूं तो एस्टेटिन क्या होता है? ये भी ब्लैक कलर का ही होता है। एस्टेटिन क्या होता है? ब्लैक सॉलिड होता है, डार्क ब्लैक सॉलिड होता है। एस्टेटिन बड़ा खतरनाक होता है, कई बार लोग इसे कोयला समझ के उठा लेते हैं। ये बहुत रेडियो एक्टिव होता है। क्या करता है? इमीडिएटली डैमेज कर देता है। नेल्स निकल के नीचे गिर जाते हैं, आंखों की जो आईलिड्स वगैरह है ये सब निकल के गिर जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं एकदम से। ये पूरे लंग्स को डैमेज करता है। तो इमीडिएटली रेडियो एक्टिविटी से का ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है। बहुत खतरनाक होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू आईयूपैक कन्वेंशन, पता है आपको 17 एलिमेंट को हैलोजेंस कहते हैं। इसमें सी वाटर में मिलते हैं ये सारे। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एस्टेटिन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अकरेंस पे आ जाएंगे। अगर अकरेंस की बात करें, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज लेस अबेंडेंट मेटल, नॉन मेटल, लेस अबेंडेंट नॉन मेटल है, एलिमेंट है। मोस्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर इट इज 0.07%, 0.07%। अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता है, और वो भी फ्लोराइड की फॉर्म में। इट अकर्स मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। इनसॉल्युबल फ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पानी में घुलता नहीं है। सच एज कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार कहते हैं इसे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में होता है। ये ऐसा कुछ दिखता है, आपके सामने है, ये आपके सामने है फ्लोरस्पार, ऐसा कुछ नजर आता है, घुलता नहीं है पानी में। ये बात याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे क्लोरीन की। ये क्रायोलाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्रायोलाइट के अंदर भी क्या होता है? दिस इज Na3AlF6, Na3AlF6, दिस इज क्रायोलाइट। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। ये फ्लोरो एपेटाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। एपेटाइट फैमिली, ये किसके अंदर आता है बच्चों? टूथ एनामल के अंदर भी आता है, टूथ एनामल के अंदर भी होता है, एनामल के अंदर भी ये होता है। आप देख रहे हैं बड़ा हार्ड होता है ये। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अकरेंस क्या होता है? 17th ग्रुप एलिमेंट में फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, और याद रखिएगा रिवर वाटर एंड प्लांट्स।
तो फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन पानी पीने के पानी के अंदर भी होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं, रिवर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये थोड़ा सा मिलता है। इसी की वजह से इनमें जो ग्रीनिश येलो कलर है वो नजर आता है फ्लोरीन की वजह से। चलिएगा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, ये बोन्स के अंदर भी मिलता है और ये टूथ एनामल के अंदर भी मिलता है। जो दांत आपको नजर आ रहे हैं, आपके दोनों दांत, ये जो हमने दोनों दांत आपके यहाँ पर लगाए हैं, ये टूथपेस्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है और ये दांतों के अंदर भी होता है। दांतों को मजबूत रखने का काम करता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो भी दांत खराब हो जाते हैं, और अगर कम होता है तो दांत टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों केसेस में ही फ्लोरीन ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा तो टेबल सॉल्ट में मिलता है। क्लोरीन आप जानते ही हैं। क्लोरीन मेनली अकर्स एज सोडियम क्लोराइड 2.5% बाय मास। ये कार्नेलाइट भी होता है, डबल सॉल्ट है। कार्नेलाइट क्या होता है? दिस इज कार्नेलाइट। ये हमारे पास क्या है? ये आपके सामने है बच्चों, CARNALITE, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है। क्या है ये? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। डबल सॉल्ट की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट की तरफ अगर बात करें तो ब्रोमीन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोमीन कहां पे मिलता है? इट इज अ फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कलरलेस, सॉल्युबल इन क्रिस्टलाइन मिनरल सॉल्ट्स। आगे बढ़ जाइएगा। ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ब्रोमाइड आयंस अकर्स इन ओशंस। ओशन के अंदर ये मिलता है, ब्रोमीन काफी मिलता है। आयोडीन के बारे में बात करेंगे, पढ़ें इसे। यहां पर जितने भी ये ब्यूटीफुल वीड प्लांट्स आप देखते हैं, सी वीड आप देखते हैं प्लांट्स में जो होते हैं, घर में जो हम प्लांट मेंटेन करते हैं उसमें सी वीड, बड़ी बदबू आती है इसमें से। इसके अलावा ये सॉल्ट पीटर के अंदर भी होता है। चिली सॉल्ट पीटर जो होता है उसके अंदर भी कितना होता है? ये 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। क्या होता है इसके अंदर? NaIO3 होता है। NaIO3 होता है, सोडियम आयोडेट होता है 0.2%। चिली सॉल्ट पीटर के अंदर इतना होता है ये। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स में इट इज, याद रखिएगा, ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एस्टेटीन हैलोजन नहीं होता है। इट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, अकर्स इन अर्थ क्रस्ट only as a result of radioactive decay in certain heavy elements। हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, 30 सेकंड का हाफ लाइफ पीरियड होता है। बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव होता है ये, बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव होता है। और ये डिके से बनता है, कोयले के जैसा दिखता है। कई बार इसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है, बिकॉज ये अल्फा डिके देता है। बहुत खतरनाक है ये, तो नोट करते हुए चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब कार्नेलाइट के अंदर, कार्नेलाइट इज KCl Mgcl2.6H2O आप लगा सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, सी वीड के अंदर क्या होता है? आयोडीन कितना होता है? 0 जल्दी से बताइएगा, 5% होता है। आगे बढ़ जाते हैं। चिली सॉल्ट पीटर इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट में आ जाएंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये आराम से पढ़ाऊंगा बच्चों अगली क्लास में, अभी उतना टाइम बचा नहीं है, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ के आए। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसे खत्म भी कर लेंगे। अगली क्लास में यानी कल की क्लास में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एंड वी विल रैप अप दिस। हम कल की क्लास में जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको खत्म कर लेंगे पूरी तरह से। कल मैं प्रैक्टिस सेशन आपका रखूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और साथ में ग्रुप 18 एलिमेंट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये कल के आपका रहेगा। तो आप प्लीज कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इजी पीजी है। अब देखो, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम यहां पर लाइटली लेकर ना चलें, क्योंकि लाइटली अगर लेकर चलेंगे बच्चों तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, आप फंस जाएंगे। और एनसीईआरटी को अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं ढंग से तो नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी को तो ढंग से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पे एक एक चीज पे आपका पूरा फोकस होना जरूरी है। तो अगली क्लास में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा। ये सारी जितने भी चीजें हैं ना, देख रहे हो, ये पूरा आपके सामने जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल आने वाला है, देखते जा रहे हो, ये मूव करता जा रहा है।
आप देखिएगा ये एनिमेशंस मूव कर रहे हैं यहां पर। चलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, कल फिर बात होती है। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड। कल तक अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग। इसका डीएसए मैं अपलोड करने वाला हूं, डीएसए आप जरूर ले लेना, यानी डेली सेल्फ एनालाइजर। बच्चों, मैं आपको डेली सेल्फ एनालाइजर के साथ साथ हर डेली सेल्फ एनालाइजर के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि नीट में याद रखिएगा, टाइम इज एवरीथिंग। अगर आपके पास टाइम सेव करने की टेक्निक नहीं है, मेरा टाइम बच्चों उतना कीमती नहीं है जितना आपका टाइम है, क्योंकि आप अभी करियर मेकिंग प्रोसेस में है। टाइम तो सबका कीमती होता है, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा कीमती है। तो मैं आपको डीएसए जो प्रोवाइड कर रहा हूं रैंक प्लस ऐप पे, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी